वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते में अहम फैसला करने का कह दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि ट्रंप 2 हफ्ते में इसराइल ईरान जंग में अमरीकी किरदार पर फैसला करेंगे। ईरान के साथ मुमकिन मुज़ाकरात की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। जंग में शामिल होना है ये नहीं, जल्द फैसला कर लिया जाएगा। इसराइल ईरान कशीदगी पर अमरीकी हिकमत अमली जेर गौर है। ईरान से मुज़ाकरात का इम्कान है और फैसला इसकी बुनियाद पर होगा। ट्रंप हुकूमत इसराइल की हिमायत जारी रखेगी। I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन्स और मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका नामी तंजीम के सरबराह साजिद तारड़ ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरा व्हाइट हाउस के असरात सामने आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन को एक और मौका दे रहे हैं। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद कहा है कि पाकिस्तान ईरान को अमरीका से बेहतर समझता है। मैं समझता हूं कि जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो एक तारीखी दौरा व्हाइट हाउस का किया है, उसके असरात जो हैं वो निकलने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद कहा था कि अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान ईरान को समझता है, और मेरे ख्याल में ये उन्हीं की काउंसलिंग का नतीजा है कि ईरान को एक और चांस दिया जा रहा है। 2 हफ्ते का एक और डेडलाइन दिया जा रहा है कि किसी तरीके से ईरान को टेबल पर ला के डायलॉग किए जा सके और जंग किसी तीसरी आलमी जंग के बगैर इजराइल और ईरान के तनाजे का हल निकाला जा सके। मैं ये समझता हूं कि इसका सेहरा जो है, इसका क्रेडिट जो है हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को जाता है, जो कि उन्होंने एक लैंडमार्क दौरा किया है। अमेरिका की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है कि एक सिविलियन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसने एक पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुलाया, और उसका मकसद ये था कि उनका शुक्रिया अदा किया जाए कि उन्होंने एक एटमी जंग में अमेरिका का साथ दिया। मैं समझता हूँ एक नई पार्टनरशिप है, नया पाकिस्तान है। आर्मी चीफ साहब नेशनलिस्ट पाकिस्तानी है, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट अमेरिकन है। तो मेरे ख्याल में इज अ न्यू पार्टनरशिप, इज अ न्यू अमेरिका एंड न्यू वर्ल्ड। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर मुस्तरद कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को ईरान से मुतल्लिक मेरे ख्यालात का कोई अंदाजा नहीं। ईरान पर हमले की अभी मंजूरी का फैसला नहीं किया, क्या होगा देखेंगे। वॉल स्ट्रीट ने खबर दी थी कि सदर ने ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर कर लिया, अमल का हुक्म नहीं दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया था कि सदर ट्रंप ने मंगल की रात सीनियर मुशीरों को बताया कि उन्होंने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी, लेकिन फिलहाल हतमी हुक्म नहीं दिया ताकि देखा जा सके कि ईरान जौहरी प्रोग्राम तर्क करता है या नहीं। रिपोर्ट में बताया गया कि फर्दों में अहम ईरानी जौहरी तनसीबात मुमकिन हदफ है। ये मरकज एक पहाड़ में है, इसे तबाह करने की सलाहियत सिर्फ अमरीका के पास है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आज यूरोपीय मुल्कों के हममनसबों से मुलाकात। अब्बास अरागची और बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा से मिलेंगे। मुलाकात आज जिनेवा में होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है मुलाकात यूरोपीय मुल्कों की दरख्वास्त पर हो रही है। जर्मन सिफारती ज़राए ने गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी को बताया कि ईरान और यूरोपीय मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा में मुज़ाकरात एटमी प्रोग्राम पर होंगे। ईरानी मीडिया ने बताया मुलाकात में यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा पॉलिसी की सरबराह का इजलास भी होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने बरतानवी हममनसब डेविड लेमी से व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात की है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तवील गुफ्तगू की और ईरान को जौहरी हथियार हासिल न करने पर इत्तफाक किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा कि ईरान को कभी जौहरी हथियार नहीं बनाने दे सकते। मुज़ाकरात के लिए ताहाल एक विंडो मौजूद है, हम सफारती हल के लिए कोशिश हैं। मार्को रूबियो ने कहा कि ट्रंप 2 हफ्तों में अमरीकी मुदाखलत का फैसला करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी अमरीकी हममनसब से मुलाकात के बाद जिनेवा के लिए रवाना हो गए। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर की अमरीकी सदर ट्रंप से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई न करने की अपील। बरतानवी वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान ने कहा, ईरान इसराइल जंग में इजाफे का हकीकी खतरा है। तमाम फरीकैन पर जोर देते हैं कि वो तनाज़े का सफारती हल निकालें।
روس نے امریکہ کو ایران اسرائیل تنازع میں مداخلت سے خبردار کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ امریکہ کی مداخلت سے خطے میں نئی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ امریکی فوجی مداخلت نہایت خطرناک قدم ہوگا۔ امریکی مداخلت کے نتائج منفی اور ناقابل پیش گوئی ہوں گے۔ امریکہ نے مداخلت کی تو خطے میں سنگین بحران جنم لے سکتا ہے۔ امریکہ کا تنازع میں کودنا عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ چین نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران اسرائیل، مصر اور عمان سے رابطے میں ہے۔ خطے کو مزید ابتری سے بچانے کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ چین نے تمام فریقین سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ چین خطے میں امن کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ مشرق وسطی میں تنازع کے خاتمے کو ترجیحی سفارتی ہدف سمجھتے ہیں۔ فریقین کشیدگی کم کریں، تنازع مزید نہ پھیلنے دیں۔ ایران کے بوشہر جوہری پلانٹ پر حملہ تاریخ کی سب سے بڑی ایٹمی تباہی کا سبب بنے گا۔ روسی جوہری توانائی کے سربراہ نے خبردار کیا، کہا کہ 1986 میں پیش آنے والے نوبل ایٹمی پلانٹ حادثے کا حوالہ بھی دیا جب یوکرین کے علاقے چرنوبل میں سوویت یونین کے تحت چلنے والی ایٹمی تنصیب میں آزمائشی تجربہ ناکام ہوا، جس کے نتیجے میں ری ایکٹر پھٹ گیا اور بڑے پیمانے پر تابکاری بھی پھیل گئی۔ برسوں تک ہزاروں لوگ سرطان اور دیگر مہلک بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔ لاکھوں افراد کو متاثرہ علاقوں سے نکالا گیا۔ اس کے اثرات چرنوبل کے مقام پر آج بھی برقرار ہے۔ بوشہر میں ایران کا واحد فعال نیوکلیر پاور پلانٹ ہے جو روس نے تعمیر کیا ہے۔ اس میں 200 سے زیادہ روسی ماہرین کام کر رہے ہیں۔ آج اسرائیلی فوجی ترجمان نے اسی پلانٹ پر حملے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بعد میں اس بیان کو غلطی قرار دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اسرائیلی شہریوں کو فوجی مراکز سے دور رہنے کی ہدایت کر دی۔ عباس اراغچی نے کہا ہے میزائل حملے میں اسرائیلی اسپتال نہیں، فوجی انٹیلیجنس مرکز کو نشانہ بنایا۔ اسپتال کو معمولی نقصان پہنچا، بیشتر حصہ پہلے ہی خالی کرا لیا گیا تھا۔ اسپتال زخمی اسرائیلی فوجیوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ہماری قوم پر حملہ کرنے والوں کو بدترین انجام بھگتنا ہوگا۔ ایرانی فوجی مجرموں کو نشانہ بناتی رہیں گی جب تک وہ جارحیت سے باز نہ آئیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے خامنئی کو براہ راست قتل کی دھمکی دے دی۔ اسرائیل نے کہا کہ بیرشیبا میں اسپتال پر حملے کا بدلہ خامنئی کو قتل کر کے لیا جائے گا۔ خامنئی کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ اسرائیل اب ایران میں اسٹریٹجک اہداف پر نئے قسم کے حملے شروع کرے گا۔ اسرائیل کی ریاست کو لاحق خطرات ختم کریں گے۔ عراقی مذہبی رہنما آیت اللہ سیستانی نے ایرانی مذہبی قیادت کو نشانہ بنانے پر سنگین نتائج سے خبردار کر دیا۔ انہوں نے خبردار کیا ایران کی اعلیٰ مذہبی اور سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ مشرق وسطی میں وہ ہوگا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی کارروائی وسیع پیمانے پر افراتفری پھیلائے گی، خطے کے لوگوں کے مصائب میں اضافہ ہوگا۔ اسرائیل ایران جنگ کے باعث عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بلند ہونے لگی ہیں۔ ایک دوسرے پر حملے کا ہر لمحہ عالمی معیشت پر اثر کر رہا ہے۔ ایران اسرائیل کشیدگی کے باعث تیل کی قیمت $74 فی بیرل کے قریب پہنچ گئی۔ عالمی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کشیدگی بڑھی تو تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ تیل مہنگا ہونے سے دنیا بھر میں مہنگائی کی نئی لہر آنے کا خدشہ ہے۔ عالمی منڈیوں میں بے یقینی، سرمایہ کاروں کا سونے اور محفوظ اثاثوں کی طرف رجحان بڑھ گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اقوام متحدہ میں پاکستان مشن میں شامل قوت بصارت سے محروم سفارتکار سائمہ سلیم سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بصارت سے محروم ہونے کے باوجود سائمہ سلیم کی بین الاقوامی سفارتکاری میں متاثر کن خدمات، عزم اور لگن کو سراہا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے سائمہ سلیم کی غیر معمولی صلاحیتوں اور پاکستانی مواقف کے فروغ میں شاندار کارکردگی کی تعریف کی۔ سید عاصم منیر نے سائمہ سلیم کو قوم کے لیے ایک روشن ستارہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ معذور افراد کے لیے عزم و ہمت کی زندہ مثال ہے۔ سائمہ سلیم نے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اقوام متحدہ میں اپنے فرائض سے آگاہ کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارتی اسپانسر دہشت گردی کا معاملہ اقوام متحدہ میں مؤثر طریقے سے اٹھانے پر سائمہ سلیم کی تعریف کی۔ سائمہ سلیم نے اپنی ادبی تخلیق فیلڈ مارشل کے ساتھ شیئر کی۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں سنگ میل ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اس غیر معمولی ملاقات سے پاکستان کی اہمیت نمایاں ہوئی. یہ پیش رفت موجودہ حکمرانی کے ہائیبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے. انقلابی تبدیلیاں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تعاون سے ممکن ہوئی. دفعہ آرمی چیف کو اس طرح آنے پہ مدعو کیا گیا کے بعد جس قسم کی پذیرائی ہوئی, بڑی کلیئرٹی سچویشن میں آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے ملیٹریلی, ڈپلومیٹکلی اور اکنامکلی ترقی کی اور مضبوطی کی منزلیں طے کر رہا ہے. میاں شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو قیادت ہے, ایک ہائیبرڈ ماڈل اس وقت حکومت کا پچھلے 1.5-2 سال سے چل رہا ہے, یہ اس کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہے. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں فیلڈ مارشل کو شاندار پروٹوکول ملا ہے. اس طرح دنیا میں کسی کو مدعو نہیں کیا گیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کوئی ڈو مور نہیں کہہ سکتا. ہم بیک بینچرز پر نہیں بلکہ 1 to 1 آ کر بیٹھے ہیں. چیف پاکستان کے لیے بہت سی مثبت چیزیں لے کر آ رہے ہیں. فیلڈ مارشل کی بدولت ہم دنیا کے ٹاپ فورم پر کھڑے ہو گئے. فیلڈ مارشل نے معیشت کو اٹھایا اور مودی کو تباہ و برباد کیا. پوری قوم فیلڈ مارشل کے پیچھے کھڑی ہے. اتنا بڑا پروٹوکول آرمی چیف کو ملا ہے. آج تک دنیا میں کسی آرمی چیف کو اس طرح پریزیڈنٹ نے نہ مدعو کیا ہے. ہم بیک بینچر تھے, ہم فرنٹ بینچ پہ نہیں ہیں, 1 to 1 پہ آ کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھے ہیں. پاکستان اس کا بیسٹ بینیفٹ اٹھا رہا ہے, اکنامک فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے, ڈیفینس فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے, وار فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے. مودی کو تباہ اور برباد کر دیا ہم نے. آپ اتنی بڑی لیڈ سے آگے جا رہے ہیں, اس سے زیادہ آپ آرمی چیف سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے لیے بہت بھرپور خوشخبریاں وہ لے کے آ رہے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ عام کو جنگ پر فوقیت دی. نوجوانوں نے معلومات کی جنگ میں پاکستان کے ہر اول دستے کا کردار ادا کیا. سالانہ IT پروگرام کراچی کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست میں DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا آپریشن بنیان و مرصوص میں کامیابی امن کی جیت ہے. طلباء نے DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا پرجوش استقبال کیا. DGI SPR جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت اچھے طریقے سے ہمارے سوالات کو کلیئر کیے ڈیٹیل میں, اور جو ہے ہسٹری کے ساتھ انہوں نے کلیئر کیا کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ پاکستان آرمی نہ صرف AI بلکہ سائبر اور الیکٹرو میگنیٹک جتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں الحمدللہ پاکستان آرمی کے پاس ہے. اگر آج انڈیا کے ساتھ ہم جنگ جیتنے کے بعد اس مقام پر ہیں کہ ہم پراؤڈلی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو ہرایا ہے جو خود کو IT کی فیلڈ میں بہت ہی زیادہ اسٹرانگ سمجھتی تھی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے جنگ کے دوران بین الاقوامی میڈیا کو انگیج کیا. بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی محاذ پر بھارت کا بیانیہ ملیا میٹ ہو گیا. وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد بہتر طریقے سے پاکستان کا موقف دنیا بھر میں پیش کیا. بلاول بھٹو آج کراچی آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی شاندار استقبال کرے گی. بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کا کیس پیش کیا, ایسے مؤثر طریقے سے کیا کہ پوری دنیا کی سوچ ہی تبدیل ہو گئی ہے. کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی تشریف لا رہے ہیں. اپنے دورے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کا ایک شاندار استقبال کراچی ایئرپورٹ پہ کل کریں گے. جو بھی پاکستان کو چاہنے والے آئیں ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال کریں. ہم نے چیئرمین صاحب سے درخواست کی ہے کہ جو استقبال کرنے لوگ آئیں گے ان سے کچھ چند لفظ بھی کہیں. خبر ہے کراچی سپر ہائی وے پر پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. فائرنگ کی زد میں آ کر 7 سالہ لڑکی جاں بحق ہو گئی. پولیس حکام کے مطابق فقیر گوٹ پر ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ پولیس کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی, جس کی زد میں آ کر بچی جاں بحق ہوئی. اس سے پہلے بھینس کالونی میں شہریوں اور گارڈ کی فائرنگ سے 2 ڈاکو ہلاک اور 2 فرار ہو گئے. پولیس نے بتایا 4 ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ گارڈ اور شہریوں نے فائرنگ کر دی. ملزمان سے موٹر سائیکل, موبائل فونز, چھینی ہوئی رقم برآمد کر لی ہے. فرار ہونے والوں میں ایک زخمی ڈاکو بھی شامل ہے جس کی تلاش جاری ہے. کراچی رزاق آباد کے قریب بس اور ٹرالر میں ٹکر سے خاتون سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ علی محمد سے.
इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी शाहराह रज़ाकाबाद के मकाम पर। इस जगह पर यहाँ पर सुबह सवेरे अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। कराची से बदीन जाने वाली मुसाफिर कोच का तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 11 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और यहाँ पर हादसा पर पुलिस मौके पर पहुँची और रेस्क्यू टीमें पहुँची, जिन्होंने ज़ख्मी होने वाले तमाम अफराद को, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू का अमल मुकम्मल हो चुका है। तो जो हादसे का शिकार है उस बस को जाए हादसा की जगह से हटाकर ट्रैफिक को रवाना रखा गया है। जी, और अब आपको खबर देंगे कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में रात 1 बजे से बिजली गायब है और शदीद गर्मी में घंटों तवील लोड शेडिंग से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अलीम, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है इस तवील लोड शेडिंग की? जी, जो यहाँ पे हम जानते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त शदीद गर्मी है और सिस्टम की कुछ जो है वो मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन जो जुड़वा शहर है वहाँ पे मुख्तलिफ जैसे गर्मी का सिलसिला शुरू हुआ है तो ये देखने में आया है कि कभी तो मेंटेनेंस के नाम पे 4-5 घंटे गर्मियों में, इस गर्मी में बिजली बंद कर ली जाती है और अब फॉल्ट के नाम पे अक्सर देखा गया है कि रात को अचानक 1 बजे या 2 बजे इस गर्मी में बिजली बंद कर दी जाती है कि किसी जगह पे फॉल्ट है, जो कि फॉल्ट दूर होगा तो बिजली बहाल की जाएगी। तो चूंकि इस गर्मी में शहरियों के पास इतने ज्यादा मुतबादिल इंतजाम नहीं है तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि आज भी ऐसा हुआ है कि गुज़िश्ता रात 1 बजे से जो मुख्तलिफ इलाके रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि दोनों शहरों को हदूद पे आते हैं और मुख्तलिफ शहरों में ऐसे मुख्तलिफ टाउन हैं जहाँ से रात को 1 बजे बिजली गई है और ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी है। और अभी भी कहा जा रहा है कि अभी चूंकि वो जो केबल जली थी वो तो बहाल नहीं हो सकी है, लेकिन लोड शिफ्ट करेंगे तो यानी रात 1 बजे से अभी तक जो है वो लोड शिफ्ट किया जा रहा है। और इसमें शदीद गर्मी में जो शहरी हैं उनके पास चूंकि मुतबादिल इंतजाम नहीं हैं तो शहरियों को इस लोड शेडिंग से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि ये तो वो लोड शेडिंग है जो कि घंटों तवील जो कि फॉल्ट के नाम पे की जा रही है। इसके साथ साथ ये भी देखने में आया कि मुख्तलिफ औकात में बिजली बंद कर दी जाती है। इसके आज मरम्मत करनी है तो मरम्मत के नाम पे भी घंटों जो है वो बिजली बंद की जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली मलिक। खानेवाल अवामी एक्सप्रेस और मूसा पार्क एक्सप्रेस के 17 मुसाफिर जख्मी हो चुके हैं और दोनों ट्रेनों के मुसाफिर ट्रेन से बाहर निकालकर हाथ बैठे थे। मुसाफिरों के हाथ और बाजू किसी चीज से टकराने से जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताइएगा जख्मियों की हालत कैसी है अब? जी अनमोल, बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया लाहौर से खानेवाल की जानिब आने वाली 2 ट्रेनों अवामी एक्सप्रेस और मूसा पार्क के मुसाफिरों के साथ वक्फे से पेश आया। ट्रेनें जब मोहसिनवाल के करीब पहुंची तो गालबन बिजली का कोई पोल या लोहे की कोई सख्त चीज ऐनी शदीद मुसाफिरों के मुताबिक उनके हाथ, बाजू और पांव से टकराई है, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। हादसा होते ही ट्रेन में जख्मी अफराद की चीखों पुकार शुरू हो गई। ट्रेनें जब खानेवाल स्टेशन पे पहुंची तो रेस्क्यू 1112 की टीमों ने 17 मुसाफिरों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी है। ताहाल इस हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी और अभी तक जो है वो रेलवे हुकाम भी रेलवे स्टेशन पर या मुसाफिरों के से जानने के लिए ये वाकया कैसे हुआ नहीं पहुंचे हैं। जी, बहुत शुक्रिया साजिद खान अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मैं किसी भी वक्त असम्बली को तहलील कर सकता हूँ, ये मेरा इख्तियार है। हम बजट पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर टेक ओवर कर सकते हैं। इनकी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर सूबे को टेक ओवर करने की साजिश है। वफाकी हुकूमत को पैगाम है, आप हमें कानूनी तौर पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। आज बजट पर वोटिंग होनी है। अरकान पार्लियामेंट को कहता हूँ असम्बली में जाकर वोटिंग नहीं करनी। आइन के मुताबिक इनके पास एक प्रोविजन है कि अगर हम बजट को पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर सूबे को टेक ओवर कर सकते हैं। तो मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बता रहा हूं कि कल आपने असेंबली में जाना है और असेंबली में जाके आपने मोशन के ऊपर कल वोटिंग नहीं करनी, क्योंकि वोटिंग अगर होगी तो जाहिर बात स्टेप बाय स्टेप वो बजट को पास करने का प्रोसेस ही है। तो किसी ने भी किसी तरह की कोई कल वहां पे वोटिंग नहीं करनी। आप हमें एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे कि हम कानूनी तौर पर आपके हाथों से इस तरीके से हमें आप डिस्क्वालीफाई कर दें, तो डिस्क्वालीफाई करने की ताकत एक कलम में है।
किसी भी वक्त असम्बली को मैं डिसॉल्व कर सकता हूं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, लेकिन चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, क्वेटा, पेशावर समेत बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने की पेशगोई की है, जबकि लाहौर, जहलम, नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। महकमा मौसमियात ने आज लाहौर और गिरदुनवाह में बारिश की पेशगोई की है। अपडेट लेते हैं नुमाइंदा यार मोहम्मद से। बिल्कुल जी, लाहौर में सुबह सवेरे हवा चल रही है और मतला अबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि सुबह के वक्त तकरीबन 12 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है। आज ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो 3 रोज़ा स्पेल होगा, इसके दौरान दर्जा हरारत में कमी वाक़या होगी और मौसम खुशगवार रहेगा। गुज़िश्ता दिनों से लाहौर शहर में शदीद गर्मी थी, लेकिन अब गर्मी का जोर जो है वो कुछ टूटेगा और मौसम 3 रोज़ के दौरान बारिशों के दौरान खुशगवार रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी, कराची में समंदरी हवाएं चल रही हैं, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। साहली पट्टी पर बूंदाबांदी मुतवक्किल है। मजीद बता रहे हैं अदनान राजपूत। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि कराची शहर का जो मौसम है आज जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। दिन भर समंदरी हवाओं का सिलसिला भी शुरू रहेगा, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात का मजीद बताना है कि शहर का इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 66% और कराची शहर में इस वक्त हवा 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है। जी, वज़ीर आला पंजाब का किसानों के लिए अहसन इक़दाम। बहावलनगर में महकमा ज़राअत पंजाब की जानिब से किसान सहूलत सेंटर कायम कर दिया गया। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अहमद चौधरी। ये बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जानिब से आज बहावलनगर जिला में भी किसानों को सहूलियात फराहम करने के लिए कपास की फसल के लिए 4 सहूलत सेंटर्स का क्याम अमल में लाया गया है। हमारे साथ डीडी ज़राअत मौजूद है, मज़ीद हम इनसे इसकी तफसीलात जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पे जो किसान सहूलत सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं पूरे जनूबी पंजाब के तमाम कॉटन तहसीलों में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, जैसे कि आपको पता है कि पंजाब भर में पहले नंबर पे कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे हमने किसान सहूलत सेंटर डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज के कोलैबोरेशन से बनाए हैं, जिसका मेन मकसद है ज़मींदार को क्वालिटी पेस्टिसाइड और डिस्काउंट पे पेस्टिसाइड प्रोवाइड करना। ज़रिए अद्वियात इस्तेमाल करनी है, उनके बारे में गाइड करना है ताकि वो यहाँ से रियायती कीमत पर ये अद्वियात खरीद कर अपनी जो कपास की फसल पर कर सकें। मुजफ्फरगढ़ में जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। नवीद फरियाद डोगर से मजीद जान लेते हैं। पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक जिला मुजफ्फरगढ़ में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इस पर बात करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ इरफान इजना मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से क्या क्या इक़दाम जो किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मैडम कुर्रतुलैन साहिबा ने यहाँ पे विजिट किया था और उससे पहले मैं एक एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन यहाँ पे मैसिव लेवल का करके गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा टेम्परेरी इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ पे दोबारा बढ़ गई थी और मैडम के ऑब्जर्वेशन पे आज दोबारा मैंने ये यहाँ पे चक्कर लगाया अपनी इन्फोर्समेंट टीम के साथ। हमने ये जितनी भी हमारी यहाँ पे टेम्परेरी इंक्रोचमेंट थी उसको रिमूव कर दिया गया। इसके साथ साथ हमारा चूंकि तहसील का सब ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है तो उसमें कुछ मसाइल थे, उनको देखा है और जो है उसका हमने ऑलरेडी प्रपोजल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भिजवा दिया है। इंशाल्लाह जल्द ही वहाँ से अप्रूवल आके यहाँ पे एक सब तहसील ऑफिस बन जाएगा रंगपुर के लोगों के लिए। कहने जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से इसी तरीके से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। जी, स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।